खत्म होंगे। अपन इसको आखिरी दौर की तरफ लेके चलने वाले हैं। पढ़ चुके हैं प्लेन रिफ्लेक्शन, स्लैब पढ़ लिए, उसमें प्रिज्म भी पढ़ लिया, उसमें अपना डिस्पर्जन भी पढ़ लिया, शिफ्ट भी पढ़ ली, बहुत सारी चीजें अपने रिफ्लेक्शन में पढ़ डाली। अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। क्या स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में भी स्लैश हो रहे हैं? हां, n1 sin i = n2 sin r। मैं आपसे कह रहा हूं, इसके बाद लेंस चालू होगा, लेंस की आधी से ज्यादा कहानी मिरर जैसी होगी, स्फेरिकल मिरर जैसी, इसलिए कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर की कहानी आप रिवाइज करके रखेंगे ताकि आपको ये बात समझ में आए कि स्फेरिकल रिफ्लेक्शन और लेंस लगभग वैसे ही चलता है। खैर, कहानी को करते हैं शुरुआत, आगे बढ़ते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं, आइए आगे चलते हैं। क्या सर? बहुत बढ़िया। स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम बात करें स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, समझ में आ रहा है स्फेरिकल सरफेस है, ये और कुछ नहीं होगा, होने वाला ही है स्फेरिकल रिफ्लेक्शन। मान लीजिए n2 मीडियम है, n1 मीडियम है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट अपन n1 में रखते हैं, n2 में अपन इमेज को देखते हैं। तो ये जो स्फेरिकल सरफेस बनती है, उस स्फेरिकल सरफेस का एक गोला होता है, जैसे मिरर का हुआ करता था। मिरर के गोले को यानी स्फीयर को अपन एक साइड से सिल्वर कर देते थे, यहां सिल्वर नहीं करते, वैसे के वैसे ही छोड़ देते हैं। तो जो गोले का जो सेंटर है वो कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपन जानते हैं जिस जगह से ऑब्जेक्ट और इमेज को स्फीयर की सरफेस पर, पुरानी बात है, स्फीयर की सरफेस पर जिस जगह पे से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो वो क्या कहलाता है? पोल। आप सब लोग जानते हो, बात की जल्दबाजी कर रहा हूं, ये कहलाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके सर, बिल्कुल सही। और सेंटर ऑफ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर, ये बात सही है। और जो इस गोले का रेडियस होता है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। पुरानी ही बातें हैं, इसलिए दोबारा बहुत ज्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूं। तो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन की अगर आ जाए, हमें समझना है स्फेरिकल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हमें समझ में आना चाहिए कि भाई जिस स्फीयर से बनता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। पोल एक ऐसा पॉइंट होगा स्फीयर पर जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान होगा। जनरली ये पॉइंट मिडिल ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ही होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। पुरानी बातें, अरे यस और नो? हां सर। ये अपना ऑब्जेक्ट हो ऐसे अपनी क्या बनेगी? इमेज। अरे हां सर, ये बात तो सर आपकी समझ आ गई। लो भैया, जाओ जाओ, ध्यान से देखो इधर। अब जो अपन करने वाले हैं उसको मतलब पूरा करके बताता हूं इसको ना, मैं पूरा समझा के बताऊं, पूरा प्रूफ करो ढंग से, है ना? ध्यान से देखो, मैं अपना अलग बनाता हूं, तुम्हें फील आएगी। ध्यान से देखो ऐसे। ओके, देखो भाई, ऐसा नहीं अपनी स्फेरिकल सरफेस है, ठीक? ओके, इस वजह से रिफ्लेक्शन नहीं आ रही होगा सर। मान लेते हैं यहां पर ऑब्जेक्ट होगा। ओके सर, ये n1 मीडियम, ये n2 मीडियम। हां, अब रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं। ओके, ध्यान से सुने। पुराना जो हमने मिरर में प्रूफ करा था ना, कुछ वैसी कहानी, कुछ काफी कुछ वैसी कहानी है। इसे थोड़ी सी रफ्तार में बोलूंगा पर तुम समझ पाओगे। मान लेते हैं, ठीक भाई सर, समझ आ गया सर, बहुत बढ़िया। मान लो कि आपकी एक रे तो सीधी निकली, बिल्कुल ठीक। इमेज एक रे से अनंत से अनंत से रेजन सारी करेंगे, एक रे मान लो ऐसे निकली, जो ऐसे निकली उसके लिए अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको बात समझ आएगी कि भाई ऐसे नॉर्मल डालने का तरीका क्या होगा? नॉर्मल डालने का तरीका होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक सर। ये एंगल जैसे उधर थीटा बनाया हुआ है, मैं एंगल दोबारा बनाऊं ताकि आपको फील आए थीटा 1, ठीक सर। मान लो रे टकरा कर ऐसे थीटा 2 पे गई, ये गई थीटा 2 पे। लो भाई, तो जहां ये मिली वहां क्या बनी? इमेज। और ये एंगल क्या कहलाया? थीटा 2। तो इमेज की जो पोल से दूरी कहलाती है वो अपनी कहलाती है क्या? v। जो ऑब्जेक्ट की दूरी अपने पोल से कहलाती है वो क्या कहलाती है? u। क्या ये uv और ये अपना r क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल, ये uv r और n1 n2 में हमें रिलेशन निकालना आना चाहिए। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ध्यान से सुनना सारी बातें, फिर अच्छे सुन। जहां पे टकराई उस पॉइंट को m मान लो, इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट n मान लो, जो यहां पे भी आपको दिखाई दे रहा है एनिमेशन वाले ग्राफ में भी। इस एंगल को अल्फा मान लो, इस एंगल को बीटा मान लो और इस एंगल को गामा मान लो। रेज हैं पेरिक्सियल। हो रेज कैसी हैं? रेज हैं पेरिक्सियल। ओके सर, रेज पेरिक्सियल हैं, रेज पेरिक्सियल हैं। पुरानी बात याद करो, रेज पेरिक्सियल हैं मतलब थीटा 1 एंड थीटा 2 आर स्मॉल। ओके, बिल्कुल सही सर। रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हाँ सर, दिस इंप्लाइज थीटा 1 थीटा 2 स्मॉल होने के लिए क्या रे प्रिंसिपल एक्सिस के पास में ही होनी चाहिए? हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। रेज पेरिक्सियल थीटा 1 थीटा 2 स्मॉल, रेज आर नियरर टू प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत बढ़िया सर, बात सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब क्या करें? ध्यान से सुने, देखो भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, सुनते चलो। देखो रे भाई, रेज अगर नियरर हैं तो समझो थीटा 1 थीटा 2 स्मॉल है, रेज नियरर है इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा आर आल्सो स्मॉल। और हाँ सर, रेज अगर आसपास हैं तो क्या ये भी अल्फा बीटा गामा भी क्या छोटे हैं? बिल्कुल सही बात सर। और देख, m is very close to p or we can say pn is negligible। ये वाली दूरी नेग्लिजिबल है। क्या ये बात समझ आती है? थीटा 1 रे पैकेट को थीटा 0 छोटा, थीटा 0 छोटा होने के लिए रे बहुत पास होनी चाहिए अपनी एक्सिस के। हां, तो अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे होने चाहिए। बिल्कुल सही बात सर। अल्फा बीटा गामा छोटे तो mp के बहुत पास, mp के बहुत पास मतलब pn नेग्लिजिबल। हां, ऐसी बात अपन ने पहले भी करी थी। और ध्यान से देखिए, ध्यान सुनना, अच्छी बात, बहुत बढ़िया, सुंदर। आओ देखो क्या करें। देखो आप देखो ट्रायंगल, ध्यान समझना, आप देखो ट्रायंगल OMC और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओ। आप देखो ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC, ट्रायंगल OMC में आप एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगाओगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा 1। देखो, अरे हां सर, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा 1। फिर कह रहा हूं मेरा फॉर्मूला जैसा कुछ प्रूफ है। ओके, देखो ट्रायंगल CMI, ट्रायंगल को पीछे CMI देखो, दिखाई दे रहा है? फिर से एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ओके, कितना? थीटा 2 प्लस गामा इक्वल टू बीटा। अरे हां सर, तो थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई? थीटा 2 की वैल्यू आई बीटा माइनस गामा, सेकंड इक्वेशन। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, एक और रिलेशन सुन, स्नेल्स लॉ वाला, मतलब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वाला। क्या? n1 sin थीटा 1 इक्वल टू n2 sin थीटा 2। This will imply n1 थीटा 1 is approximately n2 थीटा 2। बोलो ऐसा क्यों? क्योंकि sin थीटा 1 थीटा 2 छोटे हैं। अगर थीटा 1 थीटा 2 छोटे हैं तो n1 थीटा 1 is approximately n2 थीटा 2। Yes or no? Yes sir, got your point sir। Okay sir, n1 थीटा 1 equal to n2 थीटा 2। Okay, this implies n1 थीटा 1 की इक्वेशन 1 से लिखो अल्फा प्लस बीटा, थीटा 2 के लिए सेकंड इक्वेशन से लिखो बीटा माइनस गामा। बिल्कुल सही सर। देखो, अब देखो आगे चलते हैं, इधर ले आओ तो n2 गामा, n2 गामा है ना? हाँ, n2 गामा इधर ले आओ, बिल्कुल सही, प्लस
N1 अल्फा इक्वल टू N2 माइनस N1 बीटा। क्या ये बात समझ आ रही है? इधर का उधर कर लिया, बिल्कुल सही सर। अब देख, अगर सब कुछ छोटा है तो 10 अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली अल्फा, 10 बीटा इज अप्रोक्सीमेटली बीटा, 10 गामा इज अप्रोक्सीमेटली गामा। यस और नो? हाँ, एक अच्छे बच्चे को लगेगा सर ये पहले से सही करा रहे हैं, बाकी तो चमत्कार की कोई सीमा नहीं है। आ जाओ, N2 10 गामा प्लस N1 10 अल्फा इक्वल टू N2 माइनस N1 बीटा 10 बीटा। और हाँ सर, अब ऊपर से 10 गामा की वैल्यू बोलो, 10 गामा की वैल्यू बोलो ऊपर वाले ट्रायंगल MNI से, ट्रायंगल MNI से 10 गामा की वैल्यू बोलो सर, MN अपॉन NI। ओके, N2 MN अपॉन NI। 10 अल्फा की वैल्यू बोलो, 10 अल्फा की वैल्यू ट्रायंगल MNO से, ट्रायंगल MNO से बोलो MN अपॉन NO। ओके, N2 माइनस N1 10 बीटा, 10 बीटा की वैल्यू MNC से बोलो, MNC ट्रायंगल से बोलो। ओके, मल्टीप्लिकेशन नहीं है वो, MNC ट्रायंगल है। ओके, 10 बीटा की वैल्यू MN बाई PC, नहीं MN बाई MC। और हाँ सर, MN ने MN को मार दिया। और हाँ सर, क्या हम बोल सकते हैं NI इज अप्रोक्सीमेटली PI इज अप्रोक्सीमेटली V। क्यों ऐसा बोल पाए? क्या NI PI के बराबर है? क्योंकि PN नेग्लिजिबल है और PI क्या V है। और हाँ, ऐसे ही ध्यान से देखो, ऐसे ही ध्यान से देखो, ऐसे अगर तुम ध्यान से देखो तो N2 बाई आ गया V। NO की जगह क्या लिख सकते हैं? NO की जगह क्या लिख सकते हैं? NPO क्या लिख सकते हैं? NO की जगह क्या लिख सकते हैं? PO। ओके, और PO क्या है? U। तो N1 बाई U, ये सब मैग्नीट्यूड में चल रहा है, इक्वल टू N2 माइनस N1। ओ भाई, अपना बच रहा है MC। क्या NC को लिख सकते हैं PC? हाँ सर, क्योंकि MN नेग्लिजिबल है, PN नेग्लिजिबल है, तो NC को लिख सकते हैं PC और वो बराबर है R के। बात तो सर आपकी सही है। हाँ सर, इसमें याद रखना V, U और R कैसे रखे अपने? मैग्नीट्यूड वाइज। कैसे रखे हैं? मैग्नीट्यूड वाइज। अगर मैं सोचो, मैं इसको, ये तो इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर केस। पर्टिकुलर केस मतलब कि करंट सर्फेस ऐसे है, ऑब्जेक्ट इधर है, ऐसे हो सकता है करंट सर्फेस इधर हो, ऑब्जेक्ट इधर हो। हाँ बिल्कुल हो सकता था, ध्यान से समझे। तो पर्टिकुलर केस है। अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहता हूं कि हर केस के लिए वैलिड हो, तो ये साइन के साथ सही होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस को आप देखो, जिधर जाए, पुरानी बात, जिधर जाए काम की रेज उधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव। जिधर जाए काम की रेज उधर क्या लेते हैं? पॉजिटिव। और उधर ले लिया पॉजिटिव, क्या ले लिया? पॉजिटिव। जिधर जाए काम की रेज उधर अपने ले लिया पॉजिटिव। बहुत बढ़िया साहब, तो उधर अपने पॉजिटिव ले लिया तो मजा आ गया, तो पॉजिटिव अपने ले लिया। तो इस पर्टिकुलर केस में सोचो यू नेगेटिव हो गया, हम तो यू का मैग्नीट्यूड रख रहे हैं, अगर हम साइन के साथ रखें तो यहाँ एक नेगेटिव पहले से होना चाहिए। इस पर्टिकुलर केस में v पॉजिटिव है और r भी पॉजिटिव है, यानी कि सोचो कि अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख देता N2 by v minus N1 by u इक्वल टू N2 minus N1 by r, तो इस पर्टिकुलर केस के लिए r पॉजिटिव था तो सही बैठता, u नेगेटिव होता तो नेगेटिव क्या होता? पॉजिटिव। मतलब ऊपर वाली बात सही बैठ जाती और v तो पॉजिटिव है ही। मतलब अगर इस फॉर्मूले को मैं साइन के साथ रखूं तो क्या ऊपर वाला स्पेशल केस का फॉर्मूला आ जाएगा? यानी कि ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला है जिसमें v u r कैसे रखते हैं? साइन के साथ। पुराना साइन कन्वेंशन काम कर रहा है। क्या? पोल को ले ओरिजिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने फॉर्मूले के लिए, पोल को ले ओरिजिन। फॉर्मूला तो आ गया जो रात को 2 बजे भी अपने को याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? N2 by v minus N1 by u इक्वल टू N2 minus N1 by r। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने, पोल को ले ओरिजिन, पोल को क्या ले? ओरिजिन। जिधर जाए काम की रेज उधर ले पॉजिटिव, v u r को रखें साइन के साथ, तभी आंसर सही आएगा। और N2 है, ये वहां से आएगा शिफ्ट वाले जगह से। N2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, N1 जिसमें से रे आ रही है। लिखा दूंगा प्रेसिडेंट फॉर्मूले के साथ सारी चीजें याद होनी चाहिए। N2 by v minus N1 by u इक्वल टू N2 minus N1 by r। फॉर्मूला रख गया। पोल को ओरिजिन माने, जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव ले, v u r को रखे साइन के साथ। N2 है, रेज होनी चाहिए पैरेक्सियल, तभी आया है। और N2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, N1 जिसमें से रे आ रही है। और हाँ सर, क्या पूरा प्रूफ फी के साथ समझ आया है? हाँ सर आया है। फिर से सुन, फिर से पूरी कहानी सुन ध्यान से, सुनो ध्यान से भाई, सुनते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, ये रे भाई, आओ। N2 by v, हाँ बोलो भाई फॉर्मूला क्या? N2 by v minus N1 by u इक्वल टू N2 minus N1 by r। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रे शुड बी पैरेलल, पोल शुड बी ओरिजिन। जिधर जाए काम की रेज उधर पॉजिटिव, v u r को रखेंगे साइन के साथ। N2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव जिसमें रे जा रही है, N1 जिसमें से रे आ रही है। ऐसे ही रखना है इस फॉर्मूले को सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दूंगा, परेशान मत होना। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ ना तो बोलो। कितने लोग नहा के आए? शर्मा मत। कितने लोग नहाए? बोलो। मैं तो नहाया हूं। कितने लोग नहाए? बोलो भाई। नहाते हैं तुम लोग? नहाते नहीं हो तुम लोग? चलो आ जाओ, नहाना चाहिए रोज, ऐसा सब लोग कहते हैं। मैं नहाया वाला ना, लग रहा था। हाँ सर, सुन लग रहा है। हाँ सर, क्या मैं थोड़ा मोटा हो गया हूँ? हाँ देखो बेटा, 6 पैक ला के बताऊंगा। मैं ना 2 दिन से रोज सुबह घूमने जाता हूँ आजकल, पता नहीं है तुमको? हाँ, पूरे है ना 500 मीटर दौड़ता हूँ। चला जाओ, ऐसी बात 4-5 किलोमीटर घूमता हूँ, वैसे मजाक समझते आ जाओ। तो उठा लिया क्या? आ जाओ आ जाओ। N2 by v minus N1 by u इक्वल टू N2 minus N1 by r। इसी फॉर्मूले पे अपन करने वाले हैं पीएचडी अब यार। आ जाओ भाई, जनरलाइज कर लिया। ओहो, मैं समझ आ गया। जनरलाइज फॉर्मूला N2 by v minus N1 by u इक्वल टू N2 minus N1 by r। v और r कैप विद देयर साइन ओनली वैलिड व्हेन देयर इज अ रेशियो, रेज ओरिजिन फ्रॉम मीडियम N1 and goes into N2। इसको आप ऐसे लिखो, देखो मैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को साथ में लिखो, इसके देखो। पोल ओरिजिन, ओके, जिधर जाएं, ये लिख लो और जोड़ लो, जिधर जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्मूले के साथ, जिधर जाएं काम की रेज उधर पॉजिटिव। ये बातें पूरी क्लियर है। v और u और r करते हैं साइन के साथ, पैरेलल के लिए वैलिड है। N2 इसकी वजह ये गलत नहीं है, पर इसकी वजह ज्यादा अच्छा है। N2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है। एंड N2 है उस वाले N1, नहीं जिसमें N1 है, उल्टा लिखा मैंने,
N1 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रे आ रही है, N2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है। तो आ रही और जा रही का अंतर है जो आपको क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। अब मैं प्रैक्टिस करूंगा, ध्यान समझना, फॉर्मूला के बड़े क्लियर और फॉर्मूला प्रूफ भी क्लियर, पूरी फील्ड के साथ पढ़ा आपने, बोलो यस और नो। हां सर पढ़ा तो फील्ड के साथ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, बोलो क्लियर है क्या? हां सर। तो फॉर्मूला N2 - N1 = N2 - N1 r पोल कोई लेने जिधर जाएगा आगे पॉजिटिव, जिधर जाएगा आगे पॉजिटिव v और r को रखते हैं साइन के साथ, रेस पोटेंशियल होनी चाहिए N2 उस वाली मीडियम करंट जिसमें जा रही है, N1 जिसमें से रे आ रही है। बोलो क्या पिक्चर क्लियर है? हां ऐसे पॉइंट पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए अपने लिए थोड़ा सा रिपीट टेलीकास्ट है, पर अगर बात को ध्यान से देखोगे और समझोगे तो फील आना चालू हो जाएगी। क्या मेरी बात क्लियर? क्या मास्टर आगे बढ़ जाए? हां सर बढ़ जाओ, हो गया सर, समझ आ गया सर। सवाल चालू हो गया, सवाल करने ध्यान से देखो। एक तरफ मीडियम 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है सरफेस का, दूसरी तरफ N1 है, उधर ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर। बताओ इमेज कहां बनेगी? तुम्हारे पास समय है 40 सेकंड्स, इमेज बतानी है कहां बनेगी। अरे इमेज बतानी है कहां बनेगी, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके नंबर कम, बोलो। अरे हां बोलो बोलो, किधर बनेगी इमेज, कहां बनेगी, फॉर्मूला लगाना है कोई वाला। अच्छे देखो, N2 लिखो, N1 लिखो, पोल स्टेप बाय स्टेप करो, पहले पोल बनाओ, पोल बताया मैं क्या मानना है, फिर जिधर जाएगा आगे पॉजिटिव लो, फिर N2 लिखो, N1 लिखो, U लिखो, V तो निकालना है, R लिखो, बोलो। अरे बोलो, अरे सोच लो, अरे बोलना पड़ेगा भाई, शर्माओ मत, करो करो। कर सकते हो तुम लोग, हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। हाँ भाई हाँ है, करके बता दो। ओके सर, व्हाट योर पॉइंट सर? अरे हो गया क्या? आओ आइए देखो, N2 कितना सर, पहले पोल बना, रे इधर गई, पॉजिटिव इधर लिया, ठीक सर। N2 जिसमें जा रही है दैट इज 1.5, N1 पहला सवाल है इसलिए लिखा हूं पूरा, जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना चाहिए। N1 की वैल्यू सर 1 है, U की वैल्यू सर पीछे की तरफ है -30 सर, R की वैल्यू राइट की तरफ है सर +10, ओके। N2 आ गया, N1 आ गया, U आ गया, R आ गया, V तो निकालना है। N2 यानी कि 1.5 by V minus 1 by U, U की वैल्यू -30 यानी कि +30 हो गया। N2 यानी कि 1.5 minus 1 by R plus 10, बोलो क्लियर। सो 1.5 V equal to 1.5 minus 1.5 by 10 यानी कि 1 by 20 minus 1 by 30, बोलो क्लियर। यानी कि 3 by 2 V equal to 30 और 20 का एलसीएम 60, 60 3 minus 2 3 minus 2 1, so that is 1 by 60। तो 2 ने 60 को मार दिया तो 30 30 into 3 is 90, so V is plus 90। Oh my God, V की वैल्यू कितनी आई? प्लस 90। ओ कितनी आई? प्लस 90। प्लस का मतलब राइट में बनी। अच्छा ध्यान देना, एक बात ध्यान देना, कंफ्यूज मत, मेरा से थोड़ी सी एक कहानी में चेंज आएगा। देखो ऑब्जेक्ट कैसा है सर, रियल, बिल्कुल रियल ऑब्जेक्ट है। तो U कैसा है? नेगेटिव। अरे हाँ सर, अब V कैसा है? पॉजिटिव। याद करो मिरर में V पॉजिटिव आता था तो वर्चुअल इमेज बनती थी। यहाँ लेंस और स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में कहानी उल्टी है, बोलो क्यों? ध्यान से सुना, V के केस के लिए बोलो क्यों? क्योंकि रे कभी भी टकराकर इधर नहीं आ रही है, रे टकराकर इधर ही जाएगी, क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो 90 का मतलब इमेज ऐसे देखो, ये 90। अरे हाँ सर, अब बताओ इमेज कैसी बनी? बोलो कैसी बनी सर? रियल इमेज बनी। जहां पर असलियत में मिले रेस उसे कहते हैं रियल इमेज, जहां पर असलियत में मिले रेस उसे कहते हैं रियल इमेज। पता है, याद रखना, याद रखना। बाकी सारी कहानी मिरर जैसी सही है, क्या थी? याद करो, U नेगेटिव तो रियल ऑब्जेक्ट, U पॉजिटिव तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे सही है। पर याद करो वहां पे क्या था? V नेगेटिव रियल इमेज और V पॉजिटिव तो वर्चुअल इमेज, यहाँ पर उल्टा होगा स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में। सोच कैसे? V पॉजिटिव तो रियल इमेज और बाद में पता पड़ेगा V नेगेटिव तो वर्चुअल इमेज। हाँ सर, क्योंकि रे का सरफेस से दूसरी तरफ जाना कंपल्शन है, क्योंकि ये रिफ्रैक्शन है। तो क्या हम साइन देखकर कहानी जज कर सकते हैं? जैसे V पॉजिटिव आया, समझ गए ये रियल इमेज है, और ये वाली छोटी सी कहानी मिरर से उल्टी है, क्योंकि मिरर में तो रे रिफ्लेक्ट होकर उधर ही आ जाती है, पर इसमें रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जाना कंपल्सरी, दूसरी तरफ जाना कंपल्सरी है। इसलिए जहां पर असलियत में मिले रेस उसे कहते हैं रियल इमेज, उसे क्या कहते हैं? रियल इमेज। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर, मजा भी आया सर। ओके सर, चलो यहाँ स्पेस में मीडियम और फ्रेंड इक्वल टू 1 फ्रंट वर्सेस वही समझ आ गया सर। लोग साइन किया, इंटर साल का तो फील आ जाएगी अपने आप फील आ जाएगी, टेंशन मत लो, इंटर साल का तो फील आ जाएगी अपने आप। ठीक सर, ठीक सर, परसेंट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, आ जाओ, हो गया तो परसेंट सही आएगा। हां रियल जो पढ़ा जो बिल्कुल सही है। देखो आगे एक और सवाल, डायरेक्ट समझो, इंटर सर्कल 20 है, इधर की तरफ है ऑब्जेक्ट सेंटर पे 1.5 बताओ इमेज कहां बनेगी? रियल बनेगी वर्चुअल बनेगी? बताओ, कर सकते हो तुम लोग, स्टेप बाय स्टेप करो, शर्माने की घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बोलो। अरे हां हां, अरे सोच लो, अरे पक्का। राइट हैंड साइड पे n/2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे 1.5 है। राइट साइड में आओ, चलो आ जाओ, जो टाइम स्टार्ट नाउ हो चुका पहले ही, चलो आ जाओ, सही करना, सही करना। अरे हाँ, अरे करके बता दो, अरे शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अरे आ जाओ, अरे आ जाओ, चलो आ जाओ। ये अपना पोल हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक। जिधर जाए काम की रेस उधर पॉजिटिव, ठीक सर, बिल्कुल ठीक सर। डायरेक्ट फॉर्मूला में रखो, N2 कितना, फॉर्मूला क्या है? N2 by V, N2 कितना है? जिसमें जाए मतलब रेस जिसमें जा रही है वो N2 है, तो N2 हो गया 2। हाँ सर, N2 हो गया 2, V निकालना है। N1 जिसमें से रे आ रही है सर, आ तो 1.5 में सी रही है। U की वैल्यू सर -40, डायरेक्ट लिखो ताकि प्रैक्टिस में आ सके। और हाँ सर, इक्वल टू 2 minus N2 minus N1, 2 minus 1.5 upon R। R बोलो +20 minus 20, +20 minus 20 सर -20। ओके, तो देखो 2 by V प्लस 3 by 80, हाँ सर 3 by 80, 3 by 2 लिख दिया ना, तो प्लस हो गया 3 by 80, ये 2 minus 1.5, 0.5 by यानी कि 1/2 यानी कि -1 by 40। ओके, यानी कि 2 by V इक्वल टू -3 by 80 -1 by 40। यस और नो? बिल्कुल सही सर, सही सा लग रहा है। क्यों ना 80 एलसीएम ले लिया जाए, तो यहाँ बचा -3, यहाँ बचा -2 इक्वल टू 2 by V। क्या मास्टर सही कर रहा है? बिल्कुल। तो 2 by V इक्वल टू -5 by 80। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बोलो यार। तो ये कितना हो गया? 16, तो -16, तो V की वैल्यू आ गई -32। V की वैल्यू -32। ओ कैसी आई? -32, बिल्कुल सही। माइनस का मतलब यहाँ गई,
अगर ऐसे अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा क्या फील लें क्या इससे, रे डायग्राम से लेते हैं, देखो भाई रे डायग्राम से फील लें क्या, हाँ लो ना, एक रे ऐसे गई फील लेते हैं। अगर आंसर गलत रहा हो तो फील में गड़बड़ होगी, देखो भाई रे देखो जा रही है रेयर से टेंसर, हाँ तो क्या थोड़ा सा टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होगी, लो शिफ्ट हो गई, तो क्या यहाँ पीछे आती हुई लगी होगी, और रे हाँ रे डायग्राम सपोर्ट कर रहा है सर, और ये दूरी हुई 32, वी आया नेगेटिव, यानी कि वर्चुअल इमेज। ऑब्जेक्ट कैसा था रियल, इमेज कैसी बनी वर्चुअल। और रे हाँ रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज का केस करा दिया, देखो देख इससे पहले वाला सवाल क्या रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का केस था, हाँ सर ये किसका केस है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। इस वाले केस में वी नेगेटिव आने का मतलब है वर्चुअल इमेज। डायग्राम नहीं भी बनाओ तो भी मैंने फील करने के लिए आपको रे डायग्राम भी बना के बताया ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फील आ सके। और रे हाँ सर तुम्हें भी समझ आ रहा होगा कि ऐसे मैं बहुत सारे सवाल बना सकता, आप में उन्हें समझने की और करने की क्षमता होनी चाहिए। यस और नो, यस सर। चलो भाई हाँ सर बस ये है क्या, अरे हाँ जो बड़ा जो समझा बिल्कुल सही है, बोल यार अरे पक्का तुम लोग खुद कर पाए थे क्या, चल झूठा फिर बोलने शर्म नहीं आती है ना। स्कूल में तो ऐसे करते हो, टीचर वाइवा लेता होगा, और टीचर वाइवा लेता है ना तो बच्चे और हाँ बोले ऐसे एक्टिंग करते हो, जैसे आप ही मोबाइल टीचर ने सवाल पूछा हो ना वो दूर दूर नहीं बताओ, हाँ सर हाँ यार सब ज्यादा बोले दूर दूर तक नहीं तुमने कराया कभी वाइवा में, बोले एग्जामिनेशन होते हुए तो कभी नहीं करा, तुम तो सीधे बच्चे हो ना, है ना। चलो आ जाओ मैं बताओ, चलो आओ। वाइवा का एक रूल है, जैसे हर जो एग्जामिनर होता है उसके बाद लगभग फिक्स टाइम होता है कि उसे 5 से 10 मिनट बच्चे से वाइवा लेना होता है, हाँ तो अगर आपको गलती से, वैसे तुम्हारे केस में मुश्किल है और कॉलेज में काम करेगा, अगर गलती से तुम्हें किसी सवाल का आंसर आ जाए, नहीं आए तो तुम्हें वैसे पर बाय द वे तुम्हें किसी सवाल का आंसर आ जाए तो सवाल के आंसर को देने में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, उसे बहुत देर देर तक दीजिए ताकि 5-10 मिनट निकल जाए, ताकि वो आपसे ज्यादा सवाल ना पूछे। हाँ सर टेक्निक आपसे सिखाते हैं सर, कॉलेज में से वाइवा पास हो जाओगे और मेहनत करनी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ सर चलो क्या बाबू हो गया मास्टर, -32 सेंटीमीटर वर्चुअल। आ जाओ भाई एक और सवाल आपके सामने, आंसर आ गया तो क्या हुआ, ये कैसा ऑब्जेक्ट है पहले बताओ, कैसा ऑब्जेक्ट है, लैंग्वेज से छोड़ो, कैसा ऑब्जेक्ट है वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आगे देखो, अरे हां सर अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट आगे देखो, क्या कर सकते हो तुम लोग, तो क्या है ध्यान से सारे पॉइंट सुना तुम सॉल्व कर सकते हो। वर्चुअल ऑब्जेक्ट आगे आप लोग आगे बताओ, शर्मा मत देख, एक ने रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना दी, एक ने रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बना दी, सॉल्व बहुत सारे बन सकते हैं, बोलो सवाल बताओ, अरे सवाल बताओ, सवाल करने आ जाता फटाफट करो, अरे करो भाई, अरे हां बोलो बोलो लाल में पीले में नीले मेरे रेनबो, अरे बता अरे बताओ जिधर जाए काम के लिए सब काम के लिए इधर आ रही है, तो ये बातें भी पहले कर चुके हैं, क्या पॉजिटिव इधर ही होगा, हाँ सर ये काम के लिए लेफ्ट से राइट ही आ रही है, ठीक सर। अच्छा अगर अपन देखें तो फॉर्मूला लगाना है n2/v - n1/u = n2 - n1/r, पूरा लगा देता हूं ध्यान से सुनो, क्या n2 है उस वाले मीडियम का डिफरेंट ऑब्जेक्ट, ऐसा कभी नहीं बोला, अब वो बात इंपॉर्टेंट आ गई, क्या ऐसा मैंने आपको अपने डेप्थ में भी बताया था, n2 या n1 का ऑब्जेक्ट कहां है उससे लेना देना नहीं है, n2 है उस वाले मीडियम का डिफरेंट जिसमें रे जा रही है, वापस गलती नहीं करनी, n2 बोलो क्या है, n2 क्या है 2 की 1.5 सर 2, n2 हो गया 2, n1 जिसमें से रे आ रही है 1.5, u व्हाट ऑब्जेक्ट टू +30, r टू +10, बोलो ये बात समझ में आई क्या, ये लिखने में ही बच्चा गलती कर देता है, अगर लिखने में गलती कर दिया उसे n2 n1 का ढंग से पता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं कि n2 n1 ऑब्जेक्ट कहां है उससे नहीं देखना, n2 जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है, और हां और व्हाट ऑब्जेक्ट है तो u पॉजिटिव इधर की तरफ है, और कर्वेचर आपका ऐसे है तो भाई r पॉजिटिव बिल्कुल सही, अब फॉर्मूले में लगा दो, लगाओ भाई सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, 2/v माइनस 3/2 into +30, 3/2 लिखा 1.5 लिखा, ठीक है इक्वल टू n2 यानी कि 2 - 1.5/10, सो 2/v माइनस 1/20, 3 ने 3 को मार दिया तो 1/20 बिल्कुल सही, 2 - 1.5 is 0.5 दैट इज 1/20, ओके सो 2/v इक्वल टू 1/20 1/20 बनानी तो जुड़ जाएंगे, तो 1/20 + 1/20 is 2/20 दैट इज 1/10, ओके तो v की वैल्यू आई +10, ओ माय गॉड नहीं v की वैल्यू कितनी आई +20, ओ माय गॉड +20, प्लस का मतलब रियल, और हां +20 यहां गई तो रेज ऐसे आके ऐसे मिली, कैसी इमेज, रियल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज का केस बन गया, अरे हाँ सर देखना मास्टर ने कोई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी, अरे बोलो भाई मास्टर ने कैलकुलेशन में गलती तो नहीं करी, बोलो क्या कहानी समझ आई, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, हाँ सर कोई बुराई नहीं है सर, बोलो यार अरे सोचो तो v इक्वल टू +20, v इक्वल टू +20, 2/v इक्वल टू 1/10, v इक्वल टू +20, सबने बोला ठीक, मैं भी बोला ठीक, किसको दिया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है सर, ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, समझ आया, यहां से चेक करेंगे सही करेगा मास्टर, हां +20 रियल, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, बोलो भाई आंसर आ गया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी पढ़ लिया अपन ने, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना के देख ली अपन ने, और n2 n1 किसका है ये समझ में आया, उसके ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बोलो क्लियर है, अरे सोच लो क्लियर है सर, तो एक और सवाल सुनो देखो ध्यान से, वर्चुअल ऑब्जेक्ट देखो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फटाफट दो कर सकते हो तुम लोग 40 20 कर सकते हो, 40 सेकंड मिल रहे फटाफट दो, अरे हां कर सकते हो करो, चलो भाई समझ दे रहा हूं कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम्हें है, अरे हां करके बता दो, आगे प्रैक्टिस, पिछले वाला लेक्चर पूरा याद करना था, डिस्पर्जन पूरे लेक्चर डिस्पर्जन पढ़ाया था, हां सर रेनबो भी पढ़ा दिया था उसमें, बहुत सारी बातें बताई थी सर आपने, पूरा याद करने वाला लेक्चर था, पूरा दिमाग में सेट होना चाहिए, चलो बताओ ओके जिधर जाए काम के लिए जा रही है राइट से लेफ्ट, तो इधर हो गया पॉजिटिव, ध्यान से देखना तो नहीं कर रहा हूं, n2 जिसमें जा रही है 4/3, n1 जिसमें से आ रही है 3/2, u की वैल्यू हो गई ध्यान से देखो तो +40, r की वैल्यू ध्यान से देखो तो हो गई -20, तसल्ली से सोचो पोल को ओरिजिन मानना, रेडियस ऑफ लेफ्ट में है मतलब राइट में है, और पॉजिटिव अपना लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में है, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो u पॉजिटिव होगा, u +40 है, n2 जिसमें जा रही है वो 4/3 है, n1 जिसमें से आ रही है वो 3/2 है, फॉर्मूला लगाते हैं n2 4/3v माइनस 3/2u दैट इज 40, हां इक्वल टू n2 यानी कि 4/3 - 3/2 r - 20, अरे हां ना तो बोलना पड़ेगा, हां
सही लग रहा है सर, बिल्कुल सही लग रहा है, सही सा जा रहा है। ठीक सर, अब देखो 4/3v माइनस ये हो गया 3/80, बिल्कुल सही, इक्वल टू 4/3 माइनस 3/2 2 3 6 एलसीएम आया 2 2 4 4 माइनस 9 यानी कि ऊपर बचा माइनस 1/6। हाँ, और माइनस से माइनस को मार दिया तो ये नीचे बच गया 1/120। सही कर रहा हूँ क्या? फिर से देख, 2 4 8 3 3 9 तो 8 माइनस 9 माइनस 1 ऊपर बचा नीचे बचा 6 माइनस ने नीचे माइनस को मार दिया। सही लग रहा है बिल्कुल। तो 4/3v इक्वल टू 1/120 माइनस प्लस 3/80। एलसीएम ले लो 240, बिल्कुल ले लो सर, 240 का इधर आया 2, इधर ध्यान से देखो तो 8 3 जा तो 3 3 जा 9। सही सा लग रहा है कुछ कुछ। अब देखो तो इक्वल टू 4/3v, 3 ने इसको मारा तो ये हो गया 80, है ना? तो v की वैल्यू है 80 into 20 इज सॉरी 8 4 32 तो 320/11 सेंटीमीटर। ऐसा गंदा सा आंसर आ रहा है मेरा, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ सही है बिल्कुल, 320/11, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। सो v इक्वल टू 320/11 सेंटीमीटर इज द इमेज फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। प्लस आया मतलब इमेज यहाँ बनी। फिर से एक बार ध्यान से देखो तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी। दो केस, दो सवाल मैंने रियल ऑब्जेक्ट के करा दिए, दो वर्चुअल के करा दिए। हालांकि 95% सवाल तुम्हारे लिए रियल के ही आते हैं, पर मैं तो कहूं वर्चुअल के लिए भी आ जाएं तो भी हमें करने में कोई समस्या नहीं है, हम उस वर्चुअल को करने में भी सक्षम हैं। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो। बोलो कर पाए थे क्या? 320/11 बोलो, क्लियर है क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो। सही सा लग रहा है सर, 320/11 हो। ध्यान से देखो इधर सुन। एनालिसिस प्लीज इन वीडियो फ्रंट इक्वल टू 1 in front of a spherical glass slab of length 600 cm। कंफ्यूज मत होना, दो चीजें आ गई, दो रिफ्लेक्शन आ गई। चारों सवाल में लगा सिंगल रिफ्लेक्शन था। अब देख, पहले इस जगह होगा स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, उससे जो इमेज बनेगी वहां पे होगा प्लेन रिफ्लेक्शन। प्लेन रिफ्लेक्शन में कौन से फॉर्मूले? n2/n1 बराबर d'/d। तुम ध्यान से देखो तो ये भी अलग वैरायटी के सवाल है। इधर स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, इधर प्लेन रिफ्लेक्शन, इधर कॉन्वेक्स, इधर कॉन्केव, इधर कॉन्केव, इधर कॉन्वेक्स, कुछ भी हो सकता है ना कॉम्बिनेशन। प्लेन कॉन्केव कॉन्वेक्स, यही तो जैसे ये वाली चीज इधर से देखो तो कॉन्वेक्स है। हां तो कॉन्वेक्स प्लेन का कॉम्बिनेशन है ये। मल्टीपल रिफ्लेक्शन है बस। एक बार स्फेरिकल, एक बार प्लेन, ऐसा होता है स्फेरिकल 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 में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स कॉन्केव कॉन्केव कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स प्लेन कॉन्केव प्लेन प्लेन कॉन्वेक्स कॉन्केव, कुछ भी। क्या उन तीन जो प्लेन कॉन्केव और कॉन्वेक्स उनकी क्या अनंत कॉम्बिनेशन बनाकर क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन के सवाल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। एक आध करा देता हूं पर फील आनी चाहिए कि अगर सवाल आ जाए तो हमारे में करने की क्षमता होनी चाहिए। एक दो करा देता हूं ताकि आपको फील आ जाए, डर नहीं लगे। क्या पिक्चर क्लियर? हां सर, चलो इसको करो। पहला प्रश्न, सबसे पहले आप स्फेरिकल रिफ्लेक्शन से इमेज बताओ। सबसे पहले स्फेरिकल रिफ्लेक्शन इमेज बताओ लोग। फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखो, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो फॉर्मूला लगाओ n2 सर 1.5, b निकालना है, n1 सर 1, u सर -30, 1.5 - 1, r सर +10, बिल्कुल सही। 3/2v इक्वल टू, ध्यान से देखो तो 1.5 - 1 is 0.5/10 यानी कि 1/20, इधर माइनस प्लस 1/30 तो इधर माइनस 1/30, बिल्कुल सही। ध्यान से देखो तो 3/2v इक्वल टू 20 30 60 60 इधर 3 - 2 1 तो दैट इज 1/60। हां सर, तो ये इसने इसको मार दिया, v की वैल्यू आई +90। ये वाला सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, इमेज बनी +90 पर। ये लो, ये 90 पे बन गई। अरे हाँ सर, कहाँ बन गई? 90 पर। कहाँ बन गई? 90 पर। अब ये वाली इमेज सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट। सेकंड रिफ्लेक्शन तो प्लेन वाला है, तो प्लेन वाले में तो फॉर्मूला लगता है कौन सा? सर आपने पढ़ाया था, रेस ऑफ डायरेक्शन है सर, n2/n1 बराबर d'/d। तो मगर बहुत ध्यान से देखो ना, फील कराता हूं एक बार कि n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r को ध्यान से देखो। प्लेन सरफेस, ध्यान समझना, प्लेन सरफेस फील करा रहा हूं, ऐसे सवाल में तो कर ही लूंगा। प्लेन सरफेस के r क्या होगा? इंफिनिटी। यहाँ रखो तो क्या आ गया? n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n1/u यानी कि n2/n1 इक्वल टू v/u। यही तो फॉर्मूला d'/d। अरे हाँ सर, अरे तो n2/n1 बराबर d'/d, n2 माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r का एक स्पेशल केस ही तो है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भाई साहब पीएचडी करा रहा हूं अच्छे से, आपके एग्जाम के पढ़ाई जनरली बच्चों को समझ नहीं आता, पूरी फील कर करके। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ सर, चलो भाई आ जाओ। भाई आ रही है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, चलो भाई। तो n2 ये क्या मैं चला गया, मैं सेकंड रिफ्लेक्शन कर रहा हूं तो मैंने फील करा, ऐसे ही पढ़ गया मास्टर। ध्यान से देखो तो ये 20, क्या ये अपना d है? क्या n2 ऐसे गई रे वापस 1 में? अरे हाँ, तो देखो n2 1, सेकंड रिफ्लेक्शन n2 1, n1 1.5, d' निकालना है, d की वैल्यू 20 है। अरे हाँ सर, तो d' की वैल्यू आई 20 into 2 40 यानी कि 40/3, यानी कि रेज ऐसे यहाँ कहीं मिलेंगी। ये फाइनल इमेज बनेगी। पहला स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, दूसरा प्लेन रिफ्लेक्शन। अब खुद सोचो क्या ऐसे अनंत सवाल हो सकते हैं? हाँ सर, क्या है कॉम्बिनेशन बनाना तो हाथ का मैल है। एक दो करा दूंगा कुछ इधर उधर करके, पर आपको समझ में आना चाहिए कि ऐसे सवाल आप खुद भी अनंत बना सकते हो, तो कोई भी बना सकता है। सवाल के बनने की प्रक्रिया अगर आपको समझ में आ गई, उसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन समझ में आ गया, तो आपको सब्जेक्ट की फील आने लगेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे बोलो भाई, बात तो क्लियर है सर, समझ भी आ रहा है सर। अरे पक्का? अरे गारंटीड? क्लियर सर, बढ़िया सर, आगे बढ़ जाओ सर। ओके, आंसर में लिखता है, देखें तो 40/3 जो पढ़ा उसने अपने से दूरी पूछी थी, कहां से? पोल से। पोल से पूछी थी तो भैया 110 में से 40/3 माइनस कर दो। अरे हाँ सर, तो 330 में माइनस 40 तो 290/3 आ गया, तो ठीक। अरे बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? हाँ हो गया सर समझ। बोलो आगे पक्का? अरे गारंटीड? आगे चलते हैं, देखो भाई एक और सवाल करो। देखो एक पूरा स्फीयर 1.5 का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट रखा है 30 सेंटीमीटर पर, बताओ फाइनल इमेज कहां बनेगी? क्या दो बार स्फेरिकल रिफ्लेक्शन होगा? सोचो, एक बार इधर से एक बार उधर से। पहले वाला सवाल आप पहले भी कर चुके हो, तो पहले स्फेरिकल रिफ्लेक्शन लगाओ फिर दूसरा लगाओ, कर सकते हो। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। पहला वाला सवाल देखोगे ना तो n2 1.5, n1 1 30, u -30, r +10, इसका आंसर +90 आएगा, दो तीन बार कर चुके हैं। सेकंड वाला मेन तो करो। फर्स्ट रिफ्लेक्शन अपन दो तीन बार कर चुके हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन देखो, ये चुप और चुप चुप 1.5/v माइनस 1/-30, 1.5 माइनस 5 +10, v की वैल्यू आएगी +90। अपन दो बार सॉल्व कर चुके हैं, पीछे देखो ध्यान से। अब सेकंड के लिए करो, कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। हाँ करके बताओ। अरे बोलो भाई,
अरे सोचो भाई, अरे गारंटीड, हाँ हाँ चलो भाई, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, आओ आइए आइए आइए, देखिए भाई देखिए, इधर देखिए करिए, यहाँ से तो पहले से बनी 90, ये टोटल डायमीटर तो 20 है, यानी कि इमेज ना यहाँ कहीं ऐसे बन रही होगी 90 ये, और यहाँ से दूरी हुई 70, और यहाँ सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए यही पॉजिटिव है, और यहाँ और ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, ऑब्जेक्ट कैसा हो गया वर्चुअल, तो सेकंड रिफ्लेक्शन लिखता हूँ देखो, n2 सेकंड के लिए 1, n1 1.5, u हो गया +70, r हो गया -10, ये बात समझ आई? अरे ये बात समझ आई, देखो ध्यान से, n2 उस वाले मीडियम का रिफ्लेक्शन जिसमें रे जा रही है, n1 जिसमें से रे आ रही है, u आया +70, 90 था, उसमें से 20 डायमीटर कट गया, तो दूसरी सरफेस से ये आया, पॉजिटिव लेफ्ट से राइट लिया, तो और r की वैल्यू आई -10, सही है सर, बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, अब देखो फॉर्मूला लगा दूं, n2 is 1/v निकालना है, n1 1.5 यानी 3/2, v की वैल्यू u की वैल्यू +70 इक्वल टू 1 - 1.5 अपॉन -10, ओके, सो 1/v इक्वल टू 1 - 1.5 इज -0.5, माइनस माइनस कट गया, ये बचा 1/20, बिल्कुल सही, इधर बचा -3/140, इधर गया तो +3/140, ओके, तो 140 एलसीएम आया, इधर आया 22 यानी कि 7, ये आया 3, यानी कि v की वैल्यू आई +14 सेंटीमीटर, +14 का मतलब यहाँ 5, देखो मैं सही कर रहा हूँ क्या? अरे हाँ, आप कैलकुलेशन देख लो, कैलकुलेशन तो मास्टर ने कोई गड़बड़ नहीं, बच्चा कर दो, आंसर मैच कर रहा है क्या? 34 कैसे आया अपना, 14 तो आया, अरे हाँ, उस दूरी कहाँ से पूछिए, यहाँ से पूछी होगी पोल से, तो पोल से 34 हो गई, यहाँ से तो 14 आया ना, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, कोई बुराई नहीं है, बोलो भाई, आप तो ये सब सवाल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया? मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, पहले सवाल इसका प्लेन का ये वाला सवाल, दो मल्टीपल रिफ्लेक्शन आ गया, उसमें भी टफ खेला जाएगा सवाल, क्यों? क्योंकि दूसरा स्फेरिकल रिफ्लेक्शन था, दोनों स्फेरिकल रिफ्लेक्शन थे, और दूसरे स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में भैया वर्चुअल ऑब्जेक्ट था, पर अगर हमने अपनी पढ़ाई समझदारी से करी है, तो इस तरीके के सवालों से हमें डरने की, घबराने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस और नो? यस सर, छठा इलस्ट्रेशन है, हाँ सही जा रहे हो सर, क्लियर है, समझ आया +14? आया सर, आया सर, आगे बढ़ जाओ, आया, एक और सवाल लो भाई, थोड़ा सा ऐसे देखने में सवाल मैं आपको समझाता हूँ, एक है ना एक्वेरियम टाइप चीज है, समझो एक बढ़िया ग्लास का, स्क्वायर ग्लास का, मतलब क्यूब है, बढ़िया ग्लास का है ना, जिसका थिकनेस 3/2 जिसका साइज 40 सेंटीमीटर है, ठीक, उसके बीच में एक होल काट रखा है और उसमें समझो पानी भर रखा है, और वो जो होल स्फेरिकल होल है वो 10 सेंटीमीटर का है, ठीक सर, और उस होल के बिल्कुल सेंटर पर मछली है, कहाँ है मछली, और आप देख रहे हो ऊपर से, तो मछली को देखने के लिए आंखों तक रे पहुंचने में 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, एक बार प्लेन रिफ्लेक्शन, तो बताओ आंख को मछली की फाइनल इमेज कहाँ नजर आएगी? मछली को देखने के लिए, आंख तक पहुंचने के लिए रे जब मछली से निकलेगी तो 2 बार रिफ्लेक्शन होगा, एक बार स्फेरिकल जो कि 4/3 से 3/2 में हो रहा है, और उसके बाद प्लेन रिफ्लेक्शन जो कि 3/2 से 1 में हो रहा है, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, करो तो बताओ फाइनल इमेज इस व्यक्ति को, इस ऑब्जर्वर को, इस फिश की कहाँ नजर आएगी? बताओ इस फाइनल व्यक्ति, इस व्यक्ति को, ऑब्जर्वर को फाइनल फिश की इमेज कहाँ नजर आएगी? बताओ, अरे बताओ, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ हाँ, अरे बोलना तो पड़ेगा, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके आई नंबर कम, बोलो, अरे बोलो, चलो चलो, हाँ सर, सही जा रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, करो करो करो, करिए इसको, ऐसे निकालो, पहली रेसिंग, ओ अरे n2 फर्स्ट रिफ्लेक्शन, n2 ये पॉजिटिव हो गया, हाँ सर, n2 सर हो गया जिसमें जा रही है सर 3/2 में जा रही है, v माइनस n1 जिसमें से आ रही है 4/3, u -10, बिल्कुल सही सर, इक्वल टू n2 3/2 - 4/3 r -10, अरे हाँ सर, सही कहा क्या, देखो सही कहा क्या, ओके सॉल्व कर लेते हैं, देखो 3/2v माइनस 4/4 प्लस हो गया 4/30, ओके, इक्वल टू 3/2 - 4/3, 3 9 -8 1/6, तो -1/60, ओके, तो 3/2v इक्वल टू -4/30 -1/60, 60 एलसीएम लिया तो -8 -1 इक्वल टू 3/2v, और यहाँ 2 ने 60 को मार दिया, बचा कितना 30, 3 ने 9 को मार दिया तो बचा -3, तो v की वैल्यू बची -10, अरे हाँ सर, v की वैल्यू बची -10, -10 का मतलब तो u भी -10 था, v भी -10 आ गया, मतलब इमेज वही बन गई, ऑब्जेक्ट था, अरे हाँ, अरे बेवकूफ बनाया तुम्हें, तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, क्यों? अरे फिश स्फीयर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है तो रे अनडेविएटेड जाएगी, अरे हाँ सर, देखो आज हमारे आया नहीं है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जिसने दिमाग लगा लिया होगा उसे समझ आ गया होगा कि भाई बेवकूफ बनाया है, क्यों? अरे फिश को सेंटर पे रखी है तो क्यों रे डेविएट होगी, अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है तो अनडेविएटेड जाएगी, इसीलिए यू और वी सेम आ गया, पूरा सॉल्व करके बताया तो समझ में आएगी, तुम बेवकूफ बने हो, अरे हाँ बात सही सर, सॉल्व नहीं करना पड़ा केस, तो सेकंड के लिए प्लेन सरफेस के लिए n2 1 n1 3/2 की 4/3 3/2, याद रखना ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे कोई लेना देना नहीं है, n2 उस वाले मीडियम सरफेस में जा रही है, n1 प्लेन सरफेस में जा रही है 3/2 में से, जस्ट मैंने बोला 3/2 आएगा 4/3 आएगा, ध्यान दो, n2 उस वाले मीडियम सरफेस में जा रही है, n1 इसमें से आ रही है, ऑब्जेक्ट आ रहा है उसे कोई लेना देना नहीं होता, ये बात 10 बार बोल चुका हूं, अरे हां अब देख d डैश निकालना है, ये टोटल ऑब्जेक्ट की दूरी क्या 20 है, अरे हां तो 20 रख दीजिए, तो d डैश की वैल्यू 40/3, और यहां मतलब ऐसे जाके दोस्तों यहां से आती लगी होगी, पहला वाला तो बेवकूफी पर आया था, भाई सवाल बच्चों में टफ हो जाता है, पर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी से चलो तो कोई खास बात नहीं है, लो भाई देखो, अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है सर,
डैश इक्वल टू 40/3। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर। चलो तो क्लियर क्लियर सर। अब वो 7-8 सवाल आ गए, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इधर उलझाया उधर उलझाया, ये करा वो करा, वर्चुअल रियल 40/3 जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। पहली रे तो डेविएट हुई ही नहीं थी। अब सुन, अब क्या करें? अब देख बढ़िया सवाल। अब कुछ मत करो, अभी तक तो तुम रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ही मिला रहे थे, मैं कह रहा हूं मिरर मिला दो। एक तरफ स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, एक तरफ मिरर। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर एक तरफ स्फेरिकल रिफ्लेक्शन, एक तरफ कॉन्केव मिरर, अब सोचिए देखो ये भी अनंत कॉम्बिनेशन है। क्यों अनंत? क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इधर कॉन्केव कॉन्वेक्स प्लेन रिफ्लेक्शन हो सकता है, इधर प्लेन कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर, कुछ भी हो सकता है। क्या इधर भी तीन हो सकते हैं, इधर भी तीन हो सकते हैं, बीच में कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ, यानी कि क्या फिर से रिफ्लेक्शन और मिरर के अनंत सवाल बन सकते हैं। आपको दोनों को सॉल्व करने में आपकी खुद की क्षमता और पुरुषार्थ, कैसे कैसे शब्द यूज करते हो, मतलब खुद में आपने दम होना चाहिए। अगर है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ आई सर, बहुत बढ़िया सर। चलो भाई, हो गया क्या? अरे हो गया क्या? अरे हो गया, कहां से हो गया? मैं बताऊंगा। सवाल करते हैं। सवाल थोड़ा और डिफरेंट है। ये खाली रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का मामला है ही नहीं। ये पूरा सवाल मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, जोरदार सवाल। उन्होंने बोला कि x की क्या वैल्यू हो कि इस सेटअप में ऑब्जेक्ट, फाइनल इमेज ऑब्जेक्ट पर ही बन जाए। पहले बात समझें कि अगर कोई भी नॉर्मल सवाल हो तो इसमें होगा क्या। अगर ऐसे कुछ भी है सिस्टम, तो आप समझो पहले रे ऐसे जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट होगी, फिर ऐसी इमेज बनेगी, फिर ऐसा होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो इस सवाल में फाइनल रे बाहर आने में 2 बार स्फेरिकल रिफ्लेक्शन होगा और 1 बार प्लेन रिफ्लेक्शन होगा। इस तरीके से सवाल में देखो तो 2 बार रिफ्लेक्शन जाते वक्त और आते वक्त, और 1 बार रिफ्लेक्शन। ये कहानी है इसकी। अगर पूरा सॉल्व करना हो तो ये सवाल थोड़ा और स्पेशल कैटेगरी का है। ये सवाल थोड़ा और स्पेशल कैटेगरी का है। ओके सर, इसमें मिरर है और उसने बोला कि बताओ x की क्या वैल्यू हो। x दिखाई दे रहा है डायग्राम में? हाँ सर। उसने बोला बताओ x की क्या वैल्यू हो कि ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाए। याद करो एक शब्द बोला था मैंने, ऑटो कॉलिमेशन। हाँ सर बोला, ऑटो कॉलिमेशन, याद है? भूल गए? ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाए। अब मैं बताऊं तो ध्यान सुनना अच्छे से, क्योंकि इसमें तो केस आएंगे, दोनों को ध्यान सुनो। अगर ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बननी हो तो सर ने बोला था रेज अपना पाथ रिट्रेस कर ले तो ऑब्जेक्ट पर इमेज बनेगी। अच्छा, रेस को अपना पाथ रिट्रेस कराने का काम सिर्फ मिरर करा सकता है, क्योंकि वो ही वो है जो 180 डिग्री पलटा सकता है, और 180 डिग्री पलटने के लिए ऑब्जेक्ट मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होना चाहिए। अरे हाँ सर, मतलब सोचो कि अगर रे ऐसे जाए और जो इमेज बने वो इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, तो क्या रे पलट जाएगी और वापस अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी। हाँ सर, हाँ सर, ऐसा हो सकता है। यानी कि क्या ये वो केस है जब ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाएगी, when the image formed by spherical reflection forms at the center of curvature of spherical mirror। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर पे बन गई तो मिरर पर रे 0 डिग्री पर गिरेगी, तो वो वापस 0 पे पलटेगी, तो 180 डिग्री का डेविएशन वो शो कर देगी, यानी कि अपना पाथ रिट्रेस कर देगी। अरे हाँ, यानी कि अपना पाथ क्या कर लेगी? रिट्रेस। और अगर उसने अपना पाथ रिट्रेस कर लिया तो ऑब्जेक्ट पर इमेज बन जाएगी, और ये प्रोसेस ऑटो कॉलिमेशन कहलाए। ये बात समझ आ गई? यानी कि जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन हो तो सोचो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका रेडियस कितना है? मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? 10। तो भैया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी पर हो गया? 20 पर। बिल्कुल सही। यानी कि जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन से इमेज बनी होगी 90 पर। अरे हाँ, बात तो सही है। यानी कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए देखो, फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए देखो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन से जो इमेज बनी 90 पर बनी थी। अच्छा, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए n2, फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए n2 सर 1.5, v सर 90 प्लस 90, बिल्कुल सही। v तो प्लस 90 है ना, और ध्यान से देखो तो u तो माइनस x है। अरे x ही तो निकालना है। हां, तो 1.5 by 90 माइनस n1 by u दैट इज माइनस x इक्वल टू 1.5 माइनस 1 by r की वैल्यू प्लस 10। तो 3/2 90, यानी कि 3 में 90 को मार दिया तो नीचे बच गया 1/30 into 2, so this is 1/60 plus 1/x equal to 0.5 by यानी कि 1/20, यानी कि 1/x equal to 1/20 minus 1/60, 60 लिया एलसीएम, 3 minus 1 यानी कि 2, यानी कि x की वैल्यू आई 30। ध्यान से देखो तो पुराना ही सवाल है। अरे हाँ सर, x बराबर 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। इज द करेक्ट आंसर, यस और नो? x बराबर 30 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। गॉट योर पॉइंट सर, क्लियर सर, समझ आ गया सर? बढ़िया लग रहा है सर, जोरदार सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, देखो। अच्छा ठीक, एक्चुअली ये इसका फर्स्ट केस है। इसमें ना 2 फर्स्ट केस है। ये सवाल कैसे सुन रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पर इमेज बनने के लिए ये तो सबसे बेसिक केस। इस वाले सवाल में एक और केस पॉसिबल है जब ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन जाएगी। ये इसलिए स्पेशली सवाल आया क्योंकि सवाल अच्छा है। ये वो सवाल है जिसमें ऑब्जेक्ट पर इमेज एक और सिचुएशन के लिए बन सकता है, एक और सिचुएशन के लिए बन सकता है। देखो भाई, एक और सिचुएशन के लिए बन सकता है। ध्यान से सुनना, समझ आएगा। जोरदार, मजेदार, जबरदस्त। उतार लिया क्या? अरे उतार लिया क्या? अभी सेकंड बताऊं, एक और केस है जिससे ऑब्जेक्ट पर ही इमेज बन सकती है। कैसे? सुने, आओ देखते हैं। ऑब्जेक्ट पर इमेज बन सकती है। देखो भाई, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अच्छा देखो, फर्स्ट केस बता दिया, सेकंड में तुम्हें समझा रहा हूं। देखो, फर्स्ट तो बनी ना अपना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ओहो, कहां से कितना आया? प्लस 30। दूसरा देख केस, ध्यान से देखो, ध्यान से समझ नहीं, दूसरा केस क्या है? ओहो, मैं समझाता हूं, कंफ्यूज मत हो। देखो मैं समझाता हूं, मान लो ये ऐसे जाए, दूसरा केस बताओ, सेकंड केस, और इमेज इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ना बनकर इस मिरर के पोल पर ही बन जाए, बिल्कुल पोल पर। ये बन गई पोल पर। अगर पोल पर बनी तो ये एंगल थीटा तो वापस पलट के भी थीटा से आएगी, बिल्कुल सिमेट्रिक। अरे हाँ, और बिल्कुल ऐसे सिमेट्रिक पलट के आएगी तो वापस पलट के भी ऐसे ही जाएगी। अरे हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो। अगर इमेज पोल ऑफ द मिरर पर बन जाए, हाँ, तो ध्यान से देखो हुआ क्या। तो फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्शन था, उसके लिए इमेज पोल ऑफ द मिरर पे बन गई, तो मिरर से इमेज पोल पे बन गई। हाँ, तो जो पहले स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए v था वो v हो गया, तो जो u था वो v हो जाएगा। अरे हाँ सर, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। जो u था वो v हो जाएगा और जो v था वो u हो जाएगा। बस अब क्या था,
अब देखो तो यानी कि जो फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्शन हो उसके लिए v n2 फर्स्ट स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए n2 1.5 v 110 हो गया। अरे हाँ पहले में v 90 था, अब कितना हो गया 110, तो इमेज क्या बन रही है पोल पर। अरे हाँ 1.5 110 माइनस 1 by x इक्वल टू 1.5 माइनस 1 by 10, सो 1.5 यानी कि 3/2 यानी कि 3/220 प्लस 1 by x इक्वल टू 1 by 20 यानी कि 1 by x इक्वल टू 1 by 20 माइनस 3/220, बिल्कुल सही। 220 एलसीएम ले लो तो 11 माइनस 3 तो x की वैल्यू 220/8। अरे बोलो भाई 220/8, 200/8 25, 20/8 नहीं तो 270 मतलब आगे देखो 27.5 सेंटीमीटर। जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। हाँ सर सही तो लग रहा है सर, बोलो समझ आएगा भैया। सवाल जोरदार, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन और मिरर उसका भी जबरदस्त सवाल। मतलब नॉर्मल है वो भी हम कर सकते हैं। बेसिकली अब होता क्या है जो आप पढ़ चुके हो ना उनका इमेजेस पढ़ते हो उनको पीछे लाते जाते हो तो सवाल अच्छे होते जाते हैं। होना यही लेंस आगे पढ़ाएंगे, इसके अगले लेंस पढ़ने वाले अपन अगले लेक्चर जो बनाएंगे लेंस पढ़ाने वाले, इसलिए लेंस पढ़ोगे लेंस पर पूरा पढ़ोगे। याद रखो अगला लेक्चर जो काफी कुछ लेंस पर होगा उस लेक्चर का पूरा बेस अपन स्फेरिकल मिरर में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसके नोट्स को आप अच्छे से रिवाइज करके आओगे। क्या मेरी बात क्लियर है? एक दो चीजें तो भी अच्छी है स्फेरिकल रिफ्लेक्शन के लिए जो मैं आपको बता दूंगा। क्योंकि लेंस तो स्फेरिकल रिफ्लेक्शन जैसा ही मल्टीपल स्फेरिकल रिफ्लेक्शन का केस लेंस है जो मैं रिटर्न पे चालू करेंगे। और लेंस के लिए स्फेरिकल रिफ्लेक्शन आना चाहिए और स्फेरिकल मिरर्स की पूरी कहानी आनी चाहिए। रिपीट टेलीकास्ट वैसा ही होगा। या तो मैंने ग्राफ बनवाए थे कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बनवाए थे, बनवाए थे, हाँ सब बनवाए थे, वैसे ऐसी कहानी आएंगी। इसलिए सब आपको पूरी नोट्स रिवाइज होना चाहिए। जो एक अच्छा बच्चा होगा उसे लगेगा सर बार बार क्यों पढ़ा रहे हैं और तुम्हें लगेगा बार बार क्या पढ़ा रहे हैं। अरे हाँ बोलो भाई नहीं सर हमें तो लगता है कौन पढ़ा रहे हैं, बोल दिया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का। तो एक दो चीजें और स्फेरिकल रिफ्लेक्शन में, स्फेरिकल रिफ्लेक्शन वैसे खत्म हो गया, थोड़ी चीजें और एक्स्ट्रा थोड़ी मैं बता दूंगा तुमको, बाकी ऑलमोस्ट खत्म। बाकी अपन लेंस चालू करेंगे। क्या चल रहा है?